हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का प्रश्न होगा वह जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी कि करेंट अफेयर से संबंधित होगा। और करेंट अफेयर में बेसिकली आईआर से संबंधित आज का हमारा टॉपिक होगा। आईआर में आप सभी जानते हैं कि G20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में भारत में किया गया है और इस G20 सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण की घोषणा की गई है। तो इसी टॉपिक से संबंधित मैं मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। अगर आप 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इन दोनों मुख्य परीक्षा के लिए यह प्रश्न जो है वह आईआर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या तो शॉर्ट नोट्स इससे पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग, इन दोनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए आप लोग तैयार रहेंगे इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद इसके मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्या है? यह भारत के लिए किस प्रकार से लाभदायक साबित हो सकता है? क्या आपको लगता है कि यह परियोजना चीन की बीआरआई प्रोजेक्ट को प्रतिसंतुलित करने में एक अहम कड़ी साबित हो पाएगी? टिप्पणी करें। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो प्रश्न यहाँ पर 3 सेक्शन में पूछा गया है। पहला सेक्शन क्या है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्या है। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या है कि यह भारत के लिए किस प्रकार से लाभदायी साबित हो सकती है। और प्रश्न का तीसरा सेक्शन है कि यह प्रोजेक्ट जो है किस प्रकार से चीन की बीआरआई प्रोजेक्ट को काउंटर करेगी। यह 3 सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है। इन तीनों सेक्शन का आपको क्रमवार रूप में आंसर देना है। देखिए, आप लोग ध्यान देंगे तो बीपीएससी में अब जो है वह स्टेप वाइज मार्किंग बीपीएससी में होने लगी है। तो अगर 3 सेक्शन में किसी 2 सेक्शन का आप जवाब देते हैं और तीसरे का जवाब नहीं देते हैं तो आपके मार्क्स कम आएंगे। इसीलिए जितने सेक्शन में प्रश्न पूछा जाए उन सभी सेक्शन का आप लोग जवाब लिखने का प्रयास करें, तभी आपको बैलेंस मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो 3 सेक्शन का हमें उत्तर अपने मॉडल आंसर में डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन काफ़ी संक्षिप्त हमने लिखा है, आपको हमने बताया भी है कि अगर करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आए तो इंट्रोडक्शन 2 से 3 सेंटेंस से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन हमेशा संक्षिप्त, सारगर्भित एवं आकर्षक और संतुलित शब्दों में होनी चाहिए। ठीक है, हाल ही में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर हस्ताक्षर किया गया, जो भारत की आर्थिक एवं भू राजनीतिक निहितार्थ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर संक्षिप्त रूप में हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर दिया। ठीक है, प्रश्न का पहला सेक्शन क्या है कि IMEC गलियारा क्या है। देखिए, इसे शॉर्ट में IMEC कहा जाता है। ठीक है, तो यह गलियारा, यह कॉरिडोर क्या है, प्रश्न का पहला सेक्शन है। तो आइए प्रश्न का पहला सेक्शन हम लोग यहां पर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर इस कॉरिडोर के शुभारंभ की घोषणा की है। IMEC परियोजना 2 महाद्वीपों में फैला एक अंतर्राष्ट्रीय रेल, शिपिंग और सड़क परिवहन मार्ग है जो व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा। IMEC में भारत को गल्फ क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी कॉरिडोर और गल्फ क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी कॉरिडोर शामिल है। इसका उद्देश्य महाद्वीपों में बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से सस्टेनेबल और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। देखिए, यहाँ पर नपा तुला और संतुलित शब्दों में उत्तर लिखा गया है। आप एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर जो है काफ़ी संतुलित शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए इस उत्तर को समझने का प्रयास करिए। देखिए, IMEC जो कॉरिडोर है इसके तहत 2 कॉरिडोर बनेगा। पहला जो कॉरिडोर होगा वह भारत को गल्फ कंट्रीज से जोड़ेगा। कौन सा कॉरिडोर? पूर्वी कॉरिडोर। यानी कि पहला कॉरिडोर पूर्वी कॉरिडोर होगा। पूर्वी कॉरिडोर भारत टू गल्फ कंट्रीज। ठीक है, दूसरा कॉरिडोर होगा वह उत्तरी कॉरिडोर होगा और यह उत्तरी कॉरिडोर गल्फ कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को यूरोप से जोड़ेगा। यानी कि पहला कॉरिडोर भारत से गल्फ कंट्रीज तक जाएगा, दूसरा गल्फ कंट्रीज से लेकर यूरोप तक जाएगा। ये 2 कॉरिडोर होंगे IMEC के तहत। ठीक है, तो
ये दो कॉरिडोर देख लिया। इसका उद्देश्य हमने यहाँ पर समझ लिया कि महाद्वीपों में बेहतर कनेक्टिविटी। कैसे बेहतर कनेक्टिविटी होगी? भारत में निर्मित उत्पाद अगर यूरोप या एशिया के विभिन्न देशों में जाता है, यूरोप में जाता है, अमेरिका में जाता है, तो भारत और यूरोप के बीच, एशिया और यूरोप के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी, तभी भारत का उत्पाद वहाँ पर जाएगा ना। तो इसीलिए बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल है। ठीक है, इसे मैप के जरिए समझिए कि इसका रूट क्या यहां पर होगा। ठीक है, मैप के जरिए यहां पर देखने की कोशिश करिए। देखिए, यह भारत है, यहां पर मुंबई है। ठीक है, यह भारत का बेल्ट है, यही है ना भारत का मैप। ठीक है, यहां पर क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, तो यहां पर मुंबई है, यहां से कॉरिडोर जाएगा, यह संयुक्त अरब अमीरात, यहां पर यूएई है, यहां पर सऊदी अरब है, रियाद है, यहां पर हाइफा इजराइल का है, या ग्रीस। ठीक है, यहाँ पर ग्रीस है, या इस तरह से यहाँ से भारत मुंबई से होते हुए यह यहाँ पर गल्फ कंट्रीज को जोड़ते हुए यूरोप जाएगा और यह अमेरिका तक जाएगा। अभी जितने कंट्रीज शामिल हैं, भविष्य में उम्मीद है कि और सारे कंट्रीज इससे जुड़े। हो सकता है कि अभी यहाँ पर सऊदी अरब जुड़ा हुआ, आने वाले समय में यहाँ से फिर एक अलग इसका पार्ट के रूप में डेवलप हो, यहाँ से फिर कॉरिडोर, अलग कॉरिडोर बने और इन सारे देशों को जोड़े। ठीक है, तो अभी यह प्रारंभिक चरण में है, अभी एक प्रारंभिक चरण घोषणा की गई है। भविष्य में इसे काफी विस्तृत होने की संभावना है और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसे काउंटर करेगा। हम लोग बीआरआई प्रोजेक्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने कंट्रीज अभी उसमें शामिल हैं, इसे भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न का पहला सेक्शन आईएमईसी कॉरिडोर, आईएमईसी प्रोजेक्ट क्या है, हमने यहां पर डिस्कस कर दिया। ठीक है, मैपिंग के जरिए भी हमने यहां पर दर्शाया है। आईएमईसी परियोजना में देखिए कौन कौन कंट्रीज इसमें शामिल हैं। आईएमईसी परियोजना में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, हमने बता दिया आईएमईसी में इतने सारे कंट्रीज शामिल हैं। यह कॉरिडोर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, क्योंकि इसके जरिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलपमेंट की जाएगी। हमने बताया रेल मार्ग डेवलप किया जाएगा, शिपिंग रूट डेवलप की जाएगी, डाटा केबल वहां पे बिछाया जाएगा और कई सारे महाद्वीपों को आपस में कनेक्ट करेगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और एक देश के बने उत्पाद को, एक देश के बने सामान को दूसरे देशों तक उसे आसानी से पहुंच सुनिश्चित कराई जाएगी। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, आप लोग इसे अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। प्रश्न का पहला सेक्शन खत्म हो गया। प्रश्न का दूसरा सेक्शन कह रहा है क्या भारत के लिए किस प्रकार से लाभदायी है। आइए देखते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार से लाभदायी है। वर्तमान में भारत और यूरोप के बीच सारा व्यापार स्वेज नहर से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्ग से होता है। आईएमईसी वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाने वाले मौजूदा व्यापारिक मार्गों का पूरक होगा। अभी भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार का एकमात्र सी रूट है वह कौन सा है? स्वेज नहर के माध्यम से, लेकिन उसका विकल्प अब कौन सा प्रोवाइड करा रहा है? आईएमईसी। तो यह तो भारत के लिए फायदेमंद हुआ ना, तो पहला पॉइंट यहां से आपको निकलेगा। यह कॉरिडोर भारत को वैश्विक वाणिज्य, डिजिटल संचार और ऊर्जा नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा। बहुत महत्वपूर्ण, यहां पर सारा पॉइंट लिखा हुआ है, हमने गवर्नमेंट वेबसाइट से डाउनलोड किया इसे। ठीक है, और वहां से हमने इसे लिखने का प्रयास किया, तो आप लोग इसे काफी अच्छे तरीके से लिखेंगे। शब्दों के संतुलन से भी आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार से यहां पर यह गवर्नमेंट का वेबसाइट जो आता है G20 को लेकर, जो गवर्नमेंट वेबसाइट रिलीज की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे हमने रेफरेंस के रूप में यूज किया है। आंसर लिखने से पहले वहां से हमने कंटेंट के रूप में इसे स्टडी किया है, उसके बाद हमने यहां पर आंसर को डिस्कस किया। तो पहला पॉइंट यहां से भारत के लिए कैसे, पहले व्यापार सिर्फ स्वेज नहर के माध्यम से होता था, तो उसका विकल्प प्रोवाइड करा रहा है आईएमईसी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आईएमईसी भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को अत्याधुनिक परिवहन और संचार बुनियादी ढांचे से जोड़ेगा। सारे कंट्री जुड़े हुए हैं, इसमें मिडिल ईस्ट भी जुड़ा हुआ है, इसमें यूरोप भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। भारत से यूरोप, यूएई, सऊदी, जॉर्डन और इजराइल तक रेलवे लाइन और बंदरगाह कनेक्शन के एकीकरण से माल का परिवहन आसान और तेज हो जाएगा। समुद्र के नीचे केबल से दूरसंचार और डाटा स्थानांतरण भी मजबूत होगा। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सड़क और रेलवे नहीं, बल्कि डाटा केबल भी बिछाई जाएगी ताकि दूरसंचार की जो सुविधा हो
वहां पर भी दूरसंचार की सुविधा को आसान बनाया जा सके। और चूंकि अगर भारत की कनेक्टिविटी अन्य देशों के साथ इस गलियारे के जरिए जुड़ेगी तो स्वाभाविक है कि भारत का ट्रेड भी इन देशों से बढ़ेगा और भारत का जो उत्पाद है वह दूसरे देशों तक जाएगा। इससे भारत को विदेशी मुद्रा की भी आपूर्ति होगी। ठीक है, अगला, रेल लिंक से भारत यूरोप व्यापार में 40% की तेजी आने की उम्मीद है। ये डेटा आपको बताना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा एग्जामिनर को कि कितने ट्रेड में वृद्धि होगी। तो लगभग 40% ट्रेड में वृद्धि होने की संभावना है इस गलियारे के डेवलप होने से। खाद्य श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि भारत की वस्तुएं दूसरे देशों तक जाएगी और दूसरे देशों की वस्तुएं भारत तक आएगी। इससे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। इससे भारत में निवेश में वृद्धि होगी तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे हमने बताया कि मुंबई में वहाँ पर बनाया जाएगा, मुंबई में भारत का जो सेंटर पॉइंट होगा मुंबई में होगा, गुजरात में भी बनेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट के कारण यहाँ पर रोजगार वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेगा तो कई सारी चीज़ें जो है वह ऑटोमेटिक दूर होती चली जाएगी। तो यह भी भारत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो प्रश्न का यहाँ पर 2 सेक्शन खत्म होता है। प्रश्न का तीसरा सेक्शन है कि यह IMEC कॉरिडोर जो है वह BRI को किस प्रकार से काउंटर करेगी। पहले समझिए कि BRI है क्या, तभी पता चल पाएगा कि आखिर IMEC BRI को किस प्रकार से काउंटर करेगा। देखिए, BRI का मतलब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यह चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। जिस प्रकार से भारत के द्वारा अभी IMEC कॉन्सेप्ट लाया गया कि कई सारे देशों को जोड़कर एक देश के उत्पाद को दूसरे देशों तक पहुंच सुनिश्चित कराई जाएगी, उसी प्रकार से BRI चाइना के द्वारा लाया गया है और इसके माध्यम से चाइना का प्रयास है कि दूसरे देशों तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कॉरिडोर डेवलप हो और अपने देशों का उत्पाद इन देशों तक पहुंचाकर एक वैश्विक साम्राज्य निर्मित किया जा सके। यह है चीन का BRI। ठीक है, तो IMEC परियोजना को चीन की बहुचर्चित BRI और उसके जरिए भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की चीन की कोशिश का मुकाबला करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। BRI की घोषणा 2013 में कजाकिस्तान में चीन के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। एक्चुअली 2013 ईस्वी में चीन के राष्ट्रपति की कजाकिस्तान यात्रा हुई थी और उसी यात्रा दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति के द्वारा वहीं पर BRI की घोषणा की गई थी। देखिए, BRI जो है इससे संबंधित 2 पहलू महत्वपूर्ण है। अभी अगर देखा जाए तो BRI में कुल 147 देश भागीदार हैं। हमने बताया IMEC में 8 या 9 कंट्री साझेदार हैं, ऊपर हमने नाम सबका बता दिया और बोला कि भविष्य में कई सारे कंट्रीज को जुड़ने की संभावना है। लेकिन चाइना का अगर देखेंगे कि इतना डेवलप हो चुका है BRI, चूंकि 2013 में आया था और आज 2023 से 10 सालों के अंदर इसमें 147 देश जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत के कई पड़ोसी देश इसमें जुड़े हुए हैं, यूरोप के कई सारे पड़ोसी देश भी इसमें जुड़े हुए हैं। यह चीन की BRI की सफलता को प्रदर्शित करता है। अब तक चाइना ने इसमें $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट चाइना ने कर चुका है। ठीक है, यह बेसिकली भूमि आधारित सिल्क रोड को डेवलप किया जा रहा है। पहले प्राचीन इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन के समय एक सिल्क मार्ग डेवलप था। वही सिल्क रोड उसी रूप में डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। इसके अलावा एक समुद्री सिल्क रोड भी इसके जरिए डेवलप किया जा रहा है चीन का BRI के जरिए। ठीक है, अनेक देशों के शामिल होने के बावजूद यह एक पक्षीय परियोजना है। कैसे? अभी हमने बताया अनेक देश में कितने देश शामिल हैं, 147 देश चाइना में अभी BRI में शामिल हैं। इसके बावजूद यह एक पक्षीय परियोजना है जिसमें चीन मुख्य निवेशक है जबकि अन्य देश प्राप्तकर्ता की स्थिति में है। जैसे IMEC में हमने ये नहीं बताया कि इसमें भारत जो होगा वह मेन होगा, बाकी अन्य कंट्री भारत के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगे, नहीं, यहाँ पे सारे कंट्री मिलकर कोऑपरेशन से काम करेंगे। लेकिन BRI में देखेंगे कि एक सबसे बड़ी कंट्रीज के रूप में चाइना इसमें है और चाइना इसमें मेन इन्वेस्टमेंट के रूप में है। यहाँ की जो भी प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट एजेंसियाँ हैं, वे सभी वहाँ लोन लेकर चाइना अन्य देशों में इन्वेस्ट कर रही है BRI प्रोजेक्ट के जरिए और धीरे धीरे वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने पर फोकस कर रही है। यह चीन की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाली योजना है। गरीब देशों के लिए यह ऋण जाल के समान है। अभी आपने सुना होगा कि श्रीलंका में वहां पर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चाइना के द्वारा वहां पर दिया जाने वाला कर्ज और उसको पूर्ति करने में श्रीलंका का अक्षम होना। पाकिस्तान का आप देखेंगे कि वहां पर आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डवाडोल है। क्यों? क्योंकि चाइना पर यह अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से निर्भर कर चुका है। ठीक है, तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप समय समय पर
अनेक देशों के द्वारा लोकतांत्रिक एवं समावेशी विकास हेतु पहल की गई है। IMEC पहल उनमें एक है। अगर IMEC को देखा जाए तो इसके माध्यम से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका के देश जुड़ पाएंगे। हमने बताया कि भविष्य में इसके और काफ़ी विस्तार होने की संभावना है। पहले एक चेन के रूप में कॉरिडोर डेवलप हो जाएगी, वहाँ से फिर सब पार्ट के रूप में कई सारे चेन को डेवलप किया जा सकता है और इसको वैश्विक स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काफ़ी बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है। यह खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाने तथा बेहतर परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी। इससे संबंधित सभी महाद्वीपों का समान विकास संभव हो पाएगा तथा गरीब देशों के भी उत्पादित सामग्री की विभिन्न देशों के बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। भारत जैसे कंट्री है या फिर बाद में अफ्रीका जैसे कोई कंट्री इसमें जुड़ पाता है, तो अगर कॉरिडोर डेवलप हो पाएगा तो अफ्रीका का भी सामान भारत आ पाएगा, अफ्रीका का सामान यूरोप आ पाएगा और यूरोप का सामान भारत, अमेरिका जैसे देशों में काफ़ी आसानी से पहुंच पाएगा। क्यों? पहले आगे वह रोड एक नेटवर्क तो डेवलप हो, उसके बाद ये सारे जो वस्तुएं होंगी वह एक दूसरे देशों तक आसानी से पहुंच पाएगी। इससे संबंधित महाद्वीपों का समान विकास संभव हो पाएगा तथा गरीब देशों के भी उत्पादित सामग्री की विभिन्न देशों के बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। अभी हमने डिस्कस किया। भविष्य में और अधिक देशों के इस गलियारे से जुड़ने की संभावना है। तो स्वाभाविक है कि आने वाले देश में जब अधिक संख्या में कंट्री से जुड़ेंगे तो चाइना, चूंकि BRI क्या है, BRI के जरिए चाइना दूसरे देशों कि इकोनॉमी स्थिति को कंट्रोल करना चाहती है, राजनीतिक जो स्थिति है उसको कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन IMEC क्या है, पूरी तरीके से यह डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है और सारे देश मिलकर एक साझेदार के रूप में इसे डेवलप करेंगे। तो निसंदेह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में IMEC BRI को काउंटर कर सकती है, लेकिन पहले IMEC को बेहतर तरीके से ढांचा नेटवर्क विकसित करने पर फोकस करना होगा और सारे देशों को मिलकर इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि IMEC का उद्देश्य वाणिज्यिक केंद्रों के माध्यम से महाद्वीपों को जोड़ना, स्वच्छ ईंधन ऊर्जा तक पहुंच का विस्तार करना तथा समुद्र के नीचे केबल स्थापित करना, ऊर्जा ग्रिडों को जोड़ना और दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। ये सारे क्या हैं? तो IMEC के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों को पूर्ति करने पर IMEC फोकस कर रहा है। यह समावेशी, बहुआयामी व लोकतांत्रिक विश्व के निर्माण तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में BRI परियोजना का विकल्प पेश करती प्रतीत हो रही है। यानी कि आने वाले समय में निसंदेह यह BRI को काउंटर करके एक विकल्प पेश करेगी, दुनिया के समक्ष एक ऐसी विकल्प को पेश करेगी जहां पर सभी देशों का समान विकास हो, गरीब देशों की वस्तुएं अमीर देशों तक आ पाए और अमीर देशों की वस्तुएं भी गरीब देशों तक पहुंच पाए। इससे ध्यान रखना होगा और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर देशों का यह एक परियोजना बनकर गलियारा बनकर रह जाए। वहां पर हमें समावेशी विकास को सुनिश्चित करना होगा। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो पिछड़े हुए कंट्रीज हैं उसकी भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित करनी होगी और बड़े स्तर पर, पैमाने पर इसे आने वाले भविष्य में इसे डेवलप करना होगा, तब जाकर यह BRI को काउंटर कर पाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन समाप्त हुआ है। आज की इस मॉडल आंसर डिस्कशन में हमने IMEC और BRI प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपकी BPSC के आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी में यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल के लिंक को अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।